50 साल, हाँ इतना पुराना है हमारा डोरेमोन। इन 50 सालों में डोरेमोन के साथ 50,000 चीजें हुई हैं एंड आज ये आपका अंतिम वीडियो होगा जिसमें आप डोरेमोन के बारे में कुछ जानना चाहोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ नहीं सब कुछ जानने वाले हैं डोरेमोन के बारे में। इसके क्रिएटर्स, मांगा, एनिमे, फर्स्ट एपिसोड, लास्ट एपिसोड, अमेरिकन रिलीज, इंडियन रिलीज, मूवीज, गेम्स, कंट्रोवर्सीज, लॉस्ट मीडिया एंड वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ रिलेटेड डोरेमोन। बचपन में हम सभी ने ढेर सारे अमेजिंग कार्टून शोज को टीवी पर देखकर एंजॉय किया है एंड टू बी ऑनेस्ट 1990 से लेकर 2010 एक ऐसा समय था जब इंडिया में चारों दिशाओं में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने पीक पर था एंड उसी के अंतर्गत इंटरनेट एंड टेलीविजन की दुनिया में भी तहलका मचा। टेलीविजन में यदि मैं बड़ों को छोड़कर बच्चों के शोज की बात करूं तो हमारे इंडिया में फर्स्ट टीवी चैनल डेडिकेटेड टू जस्ट किड्स वाज नन अदर देन आवर ओन इंडियन वर्जन कार्टून नेटवर्क। 1 मई 1995 वो दिन था जब कार्टून नेटवर्क इंडिया एग्जिस्टेंस में आया एंड जिसने 90s के किड्स के बचपन की दुनिया में ऐसी खुशियां भरी जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। और क्योंकि कार्टून नेटवर्क ने चिंगारी लगा दी तो अब आग न लगे, ऐसा हो सकता था क्या? एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि इंडियन टेलीविजन की दुनिया में कार्टून नेटवर्क के बाद और भी कई ऐसे चैनल्स आए जिन्होंने सिर्फ चिल्ड्रंस को टारगेट करने वाले शोज ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। इनिशियली कार्टून नेटवर्क ने तो अमेरिकन शोज ही ज्यादा दिखाने शुरू किए एंड लगभग 9 साल बाद इंडिया का अपना किड्स चैनल हंगामा टीवी लॉन्च किया गया जिसने जापानीज एंड इंडियन शोज को ब्रॉडकास्ट करने पर जोर दिया। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, कार्टून नेटवर्क ने स्पेशली साउथ एशिया के लिए अपना सिस्टर चैनल लॉन्च किया जिसका नाम था पोगो। हाँ भाई, छोटा भीम पर टिका ये चैनल कार्टून नेटवर्क का ही भाई है। और तो और हंगामा टीवी से पहले ही जनवरी 2004 में इसे लॉन्च कर दिया गया था। आगे चलकर इंडिया में और कई चैनल्स लॉन्च किए गए जैसे डिज्नी चैनल, डिस्कवरी किड्स, डिज्नी XD एटसेट्रा। बट फिलहाल आप साल 2005 में वापस चलो, क्योंकि इसी साल मार्च के महीने में हंगामा टीवी ने 3 न्यू शोज के लाइसेंस परचेज किए जिनके नाम थे सोनिक एक्स, UGO एंड डोरेमोन। हाँ भाई हाँ, डोरेमोन इंडिया आ चुका था और किसे पता था कि ये नीला सा बिल्ली अगले कुछ ही सालों में इंडियन किड्स के दिलों पर हमेशा हमेशा के लिए राज करने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि आज डोरेमोन का फैंडम इंडिया से ज्यादा और किसी देश में होगा भी। सो मार्च 2005 से लेकर आज तक कैसी रही इंडिया में डोरेमोन की जर्नी वो तो हम जानेंगे ही। साथ ही साथ 2022 से हम लोग सीधे टाइम ट्रैवल करेंगे पास्ट में जब डोरेमोन के क्रिएटर्स ने डोरेमोन को क्रिएट किया था। बिल्कुल, हम सबसे पहले जाएंगे सीधे साल 1969 में, यानी आज से लगभग 53 साल पहले। डोरेमोन द क्रिएटर्स एंड द बैक स्टोरी। ये है जापान एंड ये उसका दिल टोक्यो एंड टोक्यो के लेफ्ट साइड में है तोयामा प्रीफेक्चर। तोयामा प्रीफेक्चर के माउंटेन रेंजेस इसे बहुत सुंदर और आकर्षक बनाते हैं एंड इसी जगह पर जन्म हुआ फुजीमोटो एंड एबिको नाम के 2 छोटे छोटे बच्चों का जो आगे चलकर डोरेमोन को क्रिएट करने वाले हैं। 1 दिसंबर 1933 को हिरोशी फुजीमोटो ने एंड 10 मार्च 1934 को एबिको मोटो ने इस दुनिया को अपना पहला दर्शन दिया। देखो, जापान का स्कूल सिस्टम 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहले 6 साल एलिमेंट्री स्कूल, अगले 3 साल मिडिल स्कूल, उससे अगले 3 साल हाई स्कूल एंड लास्ट के 4 साल यूनिवर्सिटी। तो ये जो फर्स्ट वाला फेज है ना एलिमेंट्री स्कूलिंग का, उसी फेज में फुजीमोटो ताकाओका सिटी के एक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। ये साल था सन 1944 का एंड एक दिन एबिको नाम का ट्रांसफर स्टूडेंट उनके स्कूल में एडमिशन लेके फुजीमोटो के क्लास में ही आ जाता है एंड फर्स्ट डे ही ये ट्रांसफर स्टूडेंट फुजीमोटो के बुक में बनी ड्राइंग्स को देखता है और उसके बारे में फुजीमोटो से बातें करने लगता है कि वाओ, तुम्हें भी ड्राइंग्स बनाना पसंद है। एंड ये थी इन दोनों के एक अटूट दोस्ती की शुरुआत।
एंड एलिमेंट्री स्कूल में ही उन्होंने मिलकर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस एंड ड्राइंग्स बनाए जो ये दोनों सिर्फ अपने तक ही रखते थे, अपने फ्रेंड्स को कभी दिखाता ही नहीं थे, वो शाइनेस वाली फीलिंग। वेल दोनों साथ में ही मिडिल स्कूलिंग भी कंप्लीट करते हैं एंड ये जो मिडिल स्कूलिंग वाला फेज था ना, उसी के वजह से तो ये दोनों लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बने रहे, क्योंकि दोनों को ही ओसामू तेजुका के मांगा सीरीज बहुत पसंद थे। यदि आप ओसामू तेजुका को नहीं जानते तो आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। वेल बैक टू द टॉपिक। फुजीमोटो एंड एबिको दोनों ने एक जॉइंट सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जिसमें दोनों मिलकर बराबर बराबर पैसे जमा करके रखते थे एंड अपने हाई स्कूल के दिनों में ही दोनों ने मिलकर मांगास बना के कुछ लोकल मैगजीन्स में पब्लिश करना शुरू किया, जिसके लिए जो एक्सपेंसेस होते थे ना वो बराबर बराबर कंट्रीब्यूट किया करते थे। एंड यही रीजन था कि उन दोनों की फ्रेंडशिप मिडिल स्कूल में ही बहुत पक्की हो गई थी। साल 1951 में फुजीमोटो और एबिको ने अपना ऑफिशियल पार्टनरशिप फॉर्म कर लिया एंड ये तस्वीर देख रहे हो, ये वो पहला मांगा है जो फुजीमोटो और एबिको ने अपने पार्टनरशिप फॉर्म करने के अगले ही साल यानी साल 1952 में पब्लिश किया था। लेकिन पता है इस मांगा को दोनों ने मिलकर तो बनाया था, लेकिन जब इसे पब्लिश किया गया तो ऑथर एंड इलस्ट्रेटर के तौर पर फुजीमोटो का ही नाम डाला गया था। साल 1952 में ही दोनों ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और क्योंकि दोनों ही जन अपने अपने घर के सबसे बड़े बेटे थे, इसीलिए थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में दोनों अलग अलग कंपनीज में काम करने लग गए। फुजीमोटो एक हलवाई या होटल जो भी कह लो टाइप की कंपनी में जॉब करने लगे और एबिको तोयामा न्यूज़पेपर्स कंपनी में। साल 1954 में जब फुजीमोटो और एबिको अपने मांगा के करियर को ही प्रोफेशनली बढ़ाने के लिए टोक्यो शिफ्ट हो गए, तब इन्होंने मैगजीन्स में दोनों के नाम को साथ में यूज करने के लिए एक पेन नेम बना लिया जो कि था फुजिको फुजियो। यस, फुजिको फुजियो किसी और को नहीं बल्कि हिरोशी फुजीमोटो एंड एबिको मोटो दोनों को साथ में बोला जाता है। यार एक चीज देखो, टोक्यो में शिफ्ट होते ही हमारे फुजिको फुजियो ने द गॉडफादर ऑफ मांगा यानी साक्षात ओसामू तेजुका के साथ इलस्ट्रेटर के तौर पर काम करना शुरू किया। हाउ लकी यार, रियली में अपने इंस्पिरेशन के साथ काम करने का अलग ही एक्सपीरियंस होता होगा। और जब ये दोनों ओसामू तेजुका से मिले तब इनकी एज मात्र 19 एंड 20 साल ही थी। वेल साल 1955 में फुजिको फुजियो न्यू ईयर के दिन अपने घर तोयामा चले गए थे, जिसके कारण टोक्यो में जो उनका सारा काम था वो रुक गया एंड बाद में वो पब्लिशर्स की डेडलाइन भी मैच नहीं कर पाए, जिससे फुजिको फुजियो की क्रेडिबिलिटी पब्लिशर्स की नजरों में लगभग खत्म सी हो गई थी। एंड कुछ टाइम द डुओ फुजिको फुजियो अपने सोलो वर्क पर ध्यान देने लग गए। साल 1962 आ चुका था एंड करियर के बीच में 28 साल की एज में हिरोशी फुजीमोटो ने थोड़ा टाइम निकाल कर शादी कर लिया। इन्होंने अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया देश विदेश घूमने में। मजे की बात, इस तरह से उनका घूमना तो हो ही जाता था, साथ ही साथ रिसर्च वर्क भी हो जाता था। एंड वो ये कि यदि वो अपने मांगास में फॉरेन कंट्रीज दिखाना चाहें तो वो कैसे कैसे दिखाएंगे, वो काम भी हो रहा था। इसका एक जीता जागता प्रूफ है ये किताब जो हिरोशी फुजीमोटो के स्टूडियो से मिली है। उन्होंने काफी डीप रिसर्च करने के बाद ही डोरेमोन की ये अरेबियन नाइट्स की लॉन्ग मांगा लिखी थी, जिसके ऊपर अल्टीमेटली एक एनिमे मूवी भी बनाया गया। यहाँ हम थोड़ा आगे चले गए हैं, वापस आ जाओ आप 1963 में। इस वक्त फुजिको फुजियो ने डोरेमोन का डी भी क्रिएट नहीं किया था, बल्कि फुजीमोटो एंड एबिको दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो बनाया जिसका नाम था स्टूडियो जीरो। अपने पीक टाइम पर इस स्टूडियो में 80 से ज्यादा मांगा आर्टिस्ट अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। एंड डू यू नो दैट स्टूडियो जीरो में एस्ट्रो बॉय एनिमे के भी कुछ एपिसोड्स बनाए गए थे, जो कि ऑब्वियसली ओसामू तेजुका का फर्स्ट सक्सेसफुल मांगा सीरीज का एनिमे अडेप्टेशन था। सन 1965 में फुजियो अकात्सुका नाम के एक मांगा आर्टिस्ट ने ओसोमात्सु कुन नाम का एक मांगा सीरीज बनाया, जिसको साल 1966 में टोटल 52 एपिसोड्स के एक एनिमे सीरीज में बदल दिया गया। एंड द फन फैक्ट इज दैट इसके पहले 25 एपिसोड्स तो चिल्ड्रंस कॉर्नर स्टूडियो ने प्रोड्यूस किए थे एंड बाकी के जो 26-27 एपिसोड्स थे ना, वो सारे एपिसोड्स फुजिको फुजियो के इसी स्टूडियो में प्रोड्यूस किया गया था। फुजीमोटो और एबिको खुद कहते हैं कि हमारे लाइफ का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय स्टूडियो जीरो में बिताए गए ही वक्त थे। साल 1967 आ चुका है दोस्तों, और इसी साल स्टूडियो जीरो ने एक और कमाल का एनिमे सीरीज बनाया, परमैन। एक्चुअली साल 1963 में ही फुजिको फुजियो ने मिलकर परमैन का मांगा सीरीज बना लिया था एंड मुख्य रूप से तो टोक्यो मूवी स्टूडियो ने परमैन के एनिमे सीरीज को बनाया था, बट उसके प्रोडक्शन में थोड़ा हाथ स्टूडियो जीरो का भी रहा। वेल साल 1966 में 32 की एज में मोटो एबिको को शादी करने की फुर्सत मिली
और अब आ चुका था साल 1969 यानी द डोरेमोन एरा, जिसके वजह से फुजिको फुजियो इतने पॉपुलर हुए थे। डोरेमोन द क्रिएशन ऑफ मांगा। आपको तो पता ही है कि कॉमिक बुक्स को जापान में मांगा कहते हैं एंड व्हेन आई से मांगा तो समझ जाओ मैं आधे जापान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि छोड़ो आधा छोड़ो, पूरा का पूरा जापान ही मांगा से भरा पड़ा है। इधर मांगा उधर मांगा, हर जगह सिर्फ मांगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन मांगास को बनाने वाली कुछ कंपनीज ही होंगी, जिसका मतलब हुआ कि जापान में मांगा को पब्लिश करने वाली ढेर सारी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। नाउ जापान में शुएशा, कोडांशा एंड शोगाकुकन 3 सबसे बड़े मांगा पब्लिशिंग कंपनीज हैं एंड इन सभी कंपनीज ने अपने अपने खुद की मैगजीन्स निकाल रखे हैं, जो कि मेनली ऑडियंस के एज के आधार पर वेरी करते हैं। जैसे शुएशा ने टीनेजर्स के लिए वीकली शोनेन जंप एंड एडल्ट्स के लिए वीकली यंग जंप नाम से मैगजीन्स निकाल रखे हैं। ऐसे ही कोडांशा ने वीकली शोनेन मैगजीन एंड वीकली यंग मैगजीन नाम के मैगजीन्स निकाल रखे हैं एंड शोगाकुकन ने कोरो कोरो कॉमिक, वीकली शोनेन संडे, वीकली यंग संडे एटसेट्रा नाम से मैगजीन्स निकाल रखे हैं। तो कोई भी मांगा का यानी मांगा बनाने वाला मांगा बनाकर इन मैगजीन्स में पब्लिश करा सकता है। एंड फुजिको फुजियो ने जब डोरेमोन का मांगा बना लिया था तो वो शोगाकुकन कंपनी के पास गए उसे पब्लिश कराने के लिए। यदि मैं डोरेमोन के प्लॉट की बात करूं तो यू नो दैट नोबिता नोबी जापान के एक स्कूल में पढ़ने वाला एक 10 साल का लड़का है जो कि काइंड हार्टेड एंड ऑनेस्ट है, पर साथ में वो लेजी, अनलकी, वीकलिंग और पढ़ाई में खराब मार्क्स लाने वाला बच्चा है। एंड स्पोर्ट्स तो भूल ही जाओ। एंड इन्हीं कारणों से नोबिता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नोबिता के फ्यूचर वंशज द्वारा डोरेमोन नाम के एक कैट रोबोट को उसके पास भेजा जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज डोरेमोन का 4 डायमेंशनल पॉकेट, जिसमें ढेर सारी 22वीं सेंचुरी के गैजेट्स भरे पड़े हैं, जिन्हें नोबिता बुरे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डोरेमोन से मांगता रहता है। पता है डोरेमोन का कॉन्सेप्ट ओरिजिनली हिरोशी फुजिमोटो ने सोचा था, जिसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड ये स्टोरी हमें डोरेमोन के ही एक मूवी 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन से पता चलता है। हिरोशी फुजिमोटो अपने न्यू मांगा के लिए कोई अच्छी सी स्टोरी लगातार सोचे जा रहे थे, पर उन्हें कोई आइडिया आ ही नहीं रहा था। तो एक शाम वो अपने डेस्क के सामने बैठकर सोचने लगे कि काश मेरे पास एक टाइम मशीन होता तो मैं अपना ही आइडिया फ्यूचर से चुरा कर ले आता। एंड ये सोचते सोचते वो अपने चेयर पर ही सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उन्हें खिड़की से बाहर एक बिल्ली दिखी और खिड़की बंद करते ही अपनी बेटी के एक खिलौने पर उनका पैर चला गया। एंड बिंगो, टाइम मशीन, कैट और इस खिलौने को मिलाकर उन्होंने एक तगड़ी स्टोरी लिख डाली, जिससे जन्म हुआ हम सबके प्यारे दोस्त डोरेमोन का। फुजिमोटो स्वयं कहते हैं कि बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स के बाद डोरेमोन का आइडिया मेरे माइंड में आया एंड इसके कैरेक्टर कॉन्सेप्ट्स को फाइनलाइज करते समय मैंने हमारे खुद के एक मांगा सीरीज ओनाके नो क्यूतारू से इंस्पिरेशन लिए थे। दिसंबर 1969 में शोगाकुकन ने डोरेमोन मांगा को अपने 6 अलग अलग चिल्ड्रंस मैगजीन्स में पब्लिश किया और वो 6 मैगजीन्स थे योइको, योइचिएन, शोगाकु इची नेंसाई, शोगाकु नी नेंसाई, शोगाकु सान नेंसाई एंड शोगाकु योन नेंसाई। साल 1973 में 2 और मैगजीन्स में डोरेमोन को पब्लिश किया गया और वो मैगजीन्स थे शोगाकु गो नेंसाई एंड शोगाकु रोको नेंसाई। एक फन फैक्ट सुनो, यदि आपको जापानी गिनती आती है तो आपको पता चल ही गया होगा कि इची मतलब 1, नी मतलब 2, सान मतलब 3 एंड सो ऑन, विच मीन्स शोगाकु इची नेंसाई मैगजीन फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को टारगेट करके पब्लिश की जाती है एंड ऐसे ही शोगाकु नी नेंसाई सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स को एंड सो ऑन। और भाई साहब डोरेमोन के मांगा सीरीज ने इस कदर अपने रीडर्स का दिल जीता कि साल 1977 में शोगाकुकन कंपनी ने डोरेमोन के लिए पूरी की पूरी एक नई फ्लैगशिप मैगजीन जारी कर दी, जिसका नाम कोरो कोरो कॉमिक रखा गया। यो हियर कम्स अ फन फैक्ट कि त्रेत्सु एनिमे सीरीज में कोरोसुके जो कॉमिक्स पढ़ता था ना, उसका नाम कोरो कोरो कॉमिक ही था, जिसका मतलब हुआ कि कोरोसुके हमेशा डोरेमोन की कॉमिक्स पढ़ता रहता था। OMG वाली फीलिंग आई हो तो वो लाइक वाले बटन के साथ थोड़ा टच मी वाला गेम खेल लो ना। वेल आगे चलकर डोरेमोन के साथ साथ इस मैगजीन में पोकेमोन, बैटल बी डेमन, बेब्लेड, योकाई वॉच, डिटेक्टिव कॉनन एटसेट्रा जैसे मांगा सीरीज को भी पब्लिश किया जाने लगा। दिसंबर 2019 यानी डोरेमोन के 50th एनिवर्सरी पर शोगाकुकन ने डोरेमोन
डोरेमोन का वॉल्यूम 0 कॉमिक बुक रिलीज किया, जिसमें डोरेमोन के 6 अलग अलग अपीयरेंसेस को फीचर किया गया है। याद करो, इनिशियली जो 6 अलग अलग मैगजीन्स में डोरेमोन को पब्लिश किया गया था ना, उन सभी मैगजीन्स में डोरेमोन के कैरेक्टर डिजाइन एंड स्टोरी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। कहीं डोरेमोन मोटू है तो कहीं लंबू, गोलू, मटलू, मतलब जो भी है। एपिसोड 1 का कॉन्सेप्ट तो 6 के 6 वर्जन्स में सेम ही था, जो कि हमें एनिमे सीरीज में भी देखने को मिलता है। और अब एनिमे की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स जंप टू डोरेमोन, द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एनिमे अडैप्टेशन। ये जो ओपनिंग आप अभी देख रहे हो ना, वो डोरेमोन के एनिमे अडैप्टेशन का फर्स्ट एवर ओपनिंग है। एक्चुअली डोरेमोन की मांगा सीरीज कुछ ही सालों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, इसीलिए साल 1973 में निप्पॉन टीवी ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया डोरेमोन को एनिमेट करने का। जनवरी 1973 में सबसे पहले निप्पॉन टीवी ने डोरेमोन कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर टाइटल के साथ इसका पायलट एपिसोड रेडी किया एंड अपने टारगेटेड ऑडियंस को ये पायलट दिखाया। ऑडियंस के साथ साथ खुद फुजिको फुजियो ने भी ये पायलट एपिसोड देखा था एंड उन्हें ये एनिमे अडैप्टेशन पसंद भी आया। सो ऑडियंस ने जो भी फीडबैक दिया था उसके बेस पर निप्पॉन टीवी ने अपने खुद के एनिमेशन स्टूडियो निप्पॉन टेलीमूवी प्रोडक्शंस में डोरेमोन एनिमे के 26 एपिसोड्स बनाए एंड इसके हर एक एपिसोड में 2 सेगमेंट्स थे, जिसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ कि इस सीरीज में टोटल 52 एपिसोड्स थे। डोरेमोन के इस एनिमेशन सीरीज अटेम्प्ट के फर्स्ट एपिसोड का नाम डोरेमोन केम आउट था एंड लास्ट यानी 26th एपिसोड का नाम गुड बाय डोरेमोन था। 1 अप्रैल 1973 से 30 सितंबर 1973 तक डोरेमोन के इस सीरीज को निप्पॉन टीवी ने पूरे जापान में ब्रॉडकास्ट किया और इस ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट के बाद दूसरे जापानीज टीवी चैनल्स ने भी डोरेमोन के इस 1973 वर्जन वाले सीरीज को एयर किया। जब साल 1979 आया तब डोरेमोन को स्टार्टिंग से दोबारा एनिमेट किया गया टीवी आसाही के खुद के एनिमेशन स्टूडियो शिन ई एनिमेशन के द्वारा। टीवी आसाही ने डोरेमोन का नया वर्जन तो बना दिया था, पर अभी भी 1973 वाले डोरेमोन की कहानी खत्म नहीं हुई थी। सन 1981 के जुलाई के महीने में टोयामा टेलीविजन नाम के जापानीज टीवी चैनल ने लास्ट टाइम डोरेमोन के 1973 वाले सीरीज को एयर किया, जिसके बाद डोरेमोन के मांगाका यानी फुजिको एफ फुजियो ने 1973 डोरेमोन सीरीज को किसी भी चैनल पर एयर करने से रोक लगा दी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 1989 में डोरेमोन के सेकंड एनिमे सीरीज अटेम्प्ट का कॉन्ट्रैक्ट टीवी आसाही के साथ कर लिया था। एंड इस इनिशियल वर्जन को सीज करने का सबसे मेन रीजन ये था कि पायलट के बाद जितने भी एपिसोड्स निप्पॉन टीवी ने बनाए उसमें उन्होंने नोबिता एंड डोरेमोन का कैरेक्टर एकदम बिगाड़ कर रख दिया था। उनके काइंड एंड ऑनेस्ट की जगह खड़ूस और क्रिमिनल टाइप बिहेवियर्स को देखकर फुजिको फुजियो बड़े दुखी हुए थे एंड इसीलिए तो 1989 में हम सबके ऑल टाइम फेवरेट डोरेमोन को बनाया गया। वक्त के साथ साथ 1973 वाला डोरेमोन पूरी तरह से गायब होने लगा, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं हुआ करता था ना कि लोग उसे फटाक से यूट्यूब जैसी साइट्स पर डाल दें। यूट्यूब खुद ही भाई 2005 में आया है। आज यानी 2022 में इसके 52 एपिसोड्स में से मुश्किल से 20-21 एपिसोड्स ही इधर उधर इंटरनेट पर पड़े होंगे और बाकी के बचे कुचे जो एपिसोड्स हैं वो लॉस्ट मीडिया में आते हैं, यानी वो मीडिया जिसका अब कहीं मिलना न के बराबर है। एंड टेंशन नॉट, डोरेमोन के लॉस्ट मीडिया पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। डोरेमोन द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ एनिमे अडैप्टेशन। आप अभी 1979 वाले डोरेमोन के विजुअल्स देख रहे हो। हाँ, डोरेमोन का यही वो वर्जन है जिसे हिंदी में डब करके इंडिया में भी ब्रॉडकास्ट किया गया और बाकी कंट्रीज के लिए भी यही सबसे पहला डोरेमोन था, ना कि ये लंबू और मोटू टाइप का।
CINAR सिनार एक कैनेडियन फिल्म एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिसने कई एनिमे सीरीज जैसे एडवेंचर्स ऑफ द लिटिल कोआला, द एडवेंचर्स ऑफ शिमा जीरो, एन पेन ब्रेडमैन एंड द एडवेंचर्स ऑफ एल्बर्ट एंड सिडनी को इंग्लिश एंड फ्रेंच भाषा में डब किया था। एक फन फैक्ट सुनो, सिनार को भी DHX मीडिया ने खरीद कर पहले तो इसका नाम कुकी जार ग्रुप रख दिया और उसके बाद पूरी कंपनी का नामो निशान मिटाकर अपने अंदर समा लिया। इसीलिए मैंने कहा कि सिनार एक कंपनी हुआ करती थी। और DHX मीडिया की कहानी जानने के लिए आप सिलेक्ट एरा वाली वीडियो देख लेना यदि अभी तक नहीं देखी है तो। द एडवेंचर्स ऑफ एल्बर्ट एंड सिडनी कुछ और नहीं बल्कि डोरेमोन सीरीज का ही बदला हुआ नाम है। इस नाम को रखने का श्रेय ऑफ कोर्स सिनार कंपनी को ही जाता है। अमेरिका के कैरिबियन रीजन में एक आइलैंड कंट्री मौजूद है जिसका नाम है बारबाडोस। एंड साल 1988 से 1996 के बीच द एडवेंचर्स ऑफ एल्बर्ट एंड सिडनी को इसी कंपनी के एक चैनल CBC TV 8 पर ब्रॉडकास्ट किया गया था। इस कंट्री के बाद द एडवेंचर ऑफ एल्बर्ट एंड सिडनी को USA में भी ब्रॉडकास्ट किया जाने वाला था, पर किसी अननोन कारण की वजह से ये कभी हुआ ही नहीं। मतलब डोरेमोन USA जैसे इतने बड़े देश से भी पहले बारबाडोस जैसे एक छोटे से देश में भी आ चुका था। और अपने आप को आप लकी बोल सकते हो क्योंकि इंडिया में भी 2005 में ही डोरेमोन आ गया था, जबकि USA के बच्चे तब भी डोरेमोन का D भी नहीं जानते होंगे। तो USA में डोरेमोन कब आया, चलो जानते हैं। डोरेमोन द थर्ड एनिमेशन अटेम्प्ट एंड फाइनल USA रिलीज 1979 से 2005 तक डोरेमोन का आर्ट फॉर्म सेम ही रहा, ये वाला। ये क्या है? पर इन 25 सालों में एनिमे की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बहुत प्यारे प्यारे आर्ट फॉर्म्स में एनिमे सीरीज को प्रोड्यूस किया जा रहा था। इसीलिए टीवी आसाही ने डोरेमोन के सभी एपिसोड्स को स्टार्टिंग से न्यू एनिमेशन आर्ट स्टाइल के साथ बनाना शुरू किया, जो कि था ये। देखो, डोरेमोन के ये दोनों एपिसोड्स सेम स्टोरी लाइन को फॉलो करते हैं बट विद डिफरेंट आर्ट स्टाइल। एंड 15 अप्रैल 2005 का वो दिन था और एक आज का दिन है। डोरेमोन के इसी आर्ट स्टाइल के साथ फिलहाल यानी 2022 तक तो 18 सीजन्स बन चुके हैं। ये जो 2005 वाला वर्जन है ना डोरेमोन का, इसे ही इंग्लिश में डब करके साल 2014 में USA में फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट किया गया। और USA में डोरेमोन को बढ़ा चढ़ाकर एक टाइटल दिया गया, डोरेमोन गैजेट कैट फ्रॉम द फ्यूचर, और फिर इसे एयर किया गया। एंड सिर्फ नाम ही नहीं था जो उन्होंने इस सीरीज में चेंज किया, बल्कि प्रोडक्शन स्टूडियो से उन्होंने एनिमेशन के विजुअल्स भी मॉडिफाई करवाए। जैसे जापानीज साइंस को उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ रिप्लेस कर दिया गया, चॉपस्टिक्स को फॉक के साथ रिप्लेस किया गया, नोट्स पर येन की जगह डॉलर कर दिया गया। मतलब वो सभी चीजें की गई जिससे वहाँ की ऑडियंस इस शो के साथ और ज्यादा रिलेट कर पाए। यदि डबिंग की बात करूँ तो नोबिता को नोबी, जियान को बिग जी, सुनियो को स्नीच, शिजुका को श्यू, डोरायाकी जिसे इंडियन वर्जन में डोरा केक कहा जाता है उसे इस इंग्लिश वर्जन में यमी बंस कहा जाता है। ओवरऑल मुझसे पूछो कि कितनी मुश्किल से मैंने इंग्लिश डब के 2 एपिसोड्स पूरे देखे हैं। भाई मुझे तो डोरेमोन वाली कोई फील ही नहीं आ रही थी इस इंग्लिश डब में। खैर, आगे की पर्सनल डिस्कशन हम इंस्टाग्राम पर कर लेंगे यदि आप करना चाहो तो। फिलहाल जल्दी से जानते हैं कि डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ था। डोरेमोन द फर्स्ट एपिसोड। यदि मांगा की बात करूं तो इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है ऑल द वे फ्रॉम अ फ्यूचर वर्ल्ड, जिसमें ऑब्वियसली डोरेमोन नोबिता के एक टेबल ड्रॉर से बाहर निकलकर आता है एंड द स्टोरी कंटिन्यूड फर्दर। और 1973 के एनीमे अडेप्टेशन के फर्स्ट एपिसोड में भी सेम चीज ही होता है। नोबिता बेचारा स्कूल में टीचर से डांट खाता है। अरे शक्ल तो देखो इस टीचर की। फिर वो घर आता है, थोड़ा आराम कर रहा होता है कि अचानक डोरेमोन और नोबिता का ग्रैंडसन उस ड्रॉर से बाहर निकलकर नोबिता को सब कुछ बताते हैं। वैसे इस वर्जन में डोरेमोन को बड़ा ही बेवकूफ टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि सही किया जाता है 1979 वाले वर्जन में। इसमें भी सेम ही चीज होती है। डोरेमोन पहले एक आकाशवाणी करता है, नहीं, आज यहाँ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। नोबिता नोबी की 30 मिनट में एक ट्रक से टक्कर होगी और 40 मिनटों में वो आग से जल जाएगा। और फिर ड्रॉर से निकलता है हमारा ओजी डोरेमोन। आगे का एपिसोड आप स्वयं देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। डोरेमोन द मूवीज।
ये लोगो तो आपने डोरेमोन के हर मूवी में देखा ही होगा। ये तोहो कंपनी का लोगो है जो कि डोरेमोन के सभी फिल्म्स के राइट्स ओन करती है। और सिर्फ डोरेमोन ही नहीं बल्कि ऐसे कई पॉपुलर एनिमे सीरीज के फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स तोहो के पास ही हैं, जैसे शिनचैन फिल्म्स, डिटेक्टिव कॉनन के फिल्म्स, साजे सान फिल्म्स, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज मूवी, बेब्लेड मूवीज, पोकेमोन मूवीज, हॉल्स मूविंग कासल फिल्म, नारुतो मूवीज, अटैक ऑन टाइटन का लाइव एक्शन वाला फिल्म, गॉडजिला फिल्म्स, योर नेम मूवी, डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन, माय हीरो एकेडमिया मूवीज, जुजुत्सु काइसेन जीरो मूवी, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो, इन मूवीज को बनाती तो अलग अलग एनिमेशन स्टूडियोज हैं, पर जब वर्ल्ड वाइड इनको अलग अलग कंट्रीज में रिलीज करना होता है तब ये स्टूडियोज अपना फिल्म तोहो को दे देते हैं और कहते हैं कि हमारी इस मूवी को आप ही रीडिस्ट्रीब्यूट करो। मतलब यदि किसी देश का कोई टीवी चैनल इन मूवीज का लाइसेंस खरीदना चाहता है तो उसे तोहो के पास जाना होगा। I mean, चलकर नहीं, कॉल वॉल या ईमेल शीमेल से भी बात हो सकती है। आपको पता है आज तक पूरे दुनिया की द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड फिल्म फ्रेंचाइज डोरेमोन की ही है। मुख्य रूप से डोरेमोन की 42 लॉन्ग फिल्म्स बन चुकी हैं, जिसमें सबसे पहला था 1980 में आई पीसुके वाली फिल्म यानी डोरेमोन नोबितास डायनासोर। सेकंड मूवी थी डोरेमोन द रिकॉर्ड्स ऑफ नोबिता स्पेस ब्लेजर। तीसरी डोरेमोन नोबिता एंड द हॉन्ट्स ऑफ इविल। चौथी डोरेमोन नोबिता एंड द कासल ऑफ द अंडरसी डेविल। पांचवी डोरेमोन नोबितास ग्रेट एडवेंचर इनटू द अंडरवर्ल्ड। सिक्स्थ वन वाज डोरेमोन नोबितास लिटिल स्पेस वॉर्स। सेवेंथ डोरेमोन नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स। एट्थ डोरेमोन नोबिता एंड द नाइट्स ऑन डायनासोर्स। नाइन्थ डोरेमोन द रिकॉर्ड ऑफ नोबितास पैरेलल विजिट टू द वेस्ट। 10th Doraemon Nobita and the Birth of Japan. 11th Doraemon Nobita and the Animal Planet. 12th Doraemon Nobita's Doribian Nights, मेरी one of the favorite movie. 13th Doraemon Nobita and the Kingdom of Clouds. Number 14 was Doraemon Nobita and Tin Labyrinth. Number 15 Doraemon Nobita's Three Visionary Swordsman, मेरी personal favorite, ये वाली सबसे ज्यादा personal. Number 16 Doraemon Nobita's Diary on Creation of World. Number 17 Doraemon Nobita and the Galaxy Super Express. Number 18 Doraemon Nobita and the Spiral City. Number 19 Doraemon Nobita's Great Adventure in the South Seas. Number 20 Doraemon Nobita Drifts in the Universe. Number 21 Doraemon Nobita the Legend of the Sun King. Number 22 Doraemon Nobita and the Winged Braves. Number 23 Doraemon Nobita in the Robot Kingdom. Number 24 Doraemon Nobita and the Windmasters. Number 25 Doraemon Nobita in the Van Nyan Space-Time Odyssey. Number 26 Doraemon Nobita's Dinosaur 2006 रीमेक। yes, ये 1980 वाली मूवी का ही एक रीमेक था। Number 27 Doraemon Nobita's New Great Adventure into the Underworld. अगेन इट वॉज ऑल्सो अ रीमेक। और इससे आगे के ज्यादातर मूवीज रीमेक ही हैं, क्योंकि यू नो डोरेमोन की 2005 वाली सीरीज एक रीमेक ही है विद बेटर एनिमेशन आर्ट स्टाइल, इसीलिए अंडरस्टूड था ये कि इनकी मूवीज भी रीमेक होंगी। अभी अभी साल 2022 में डोरेमोन नोबितास लिटिल स्टार वॉर्स का रीमेक रिलीज हुआ था एंड इस साल 3 मार्च 2023 को डोरेमोन नोबितास स्काई यूटोपिया रिलीज होने वाला है। वेल, इन मूवीज के अलावा 2 स्पेशल मूवीज स्टैंड बाय मी एंड स्टैंड बाय मी 2 2014 और 2020 में रिलीज की गई, जो कि 3D एनिमेशन में थी। फुल फीचर्ड मूवीज के अलावा डोरेमोन की ढेर सारी शॉर्ट फिल्म्स भी हैं। ये शॉर्ट फिल्म्स 30 to 40 मिनट्स के लेंथ में बनाई गई हैं और ये पूरी लिस्ट है उन सभी शॉर्ट मूवीज की। एंड इसमें जो ये वाली मूवी है ना 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन, इसी मूवी में हमें दिखाया गया है कि डोरेमोन को साल 2112 में मात्सुशिबा फैक्ट्री में बनाया गया। उसके बाद नॉर्मैको उसकी पहली क्रश कम गर्लफ्रेंड बनी। एक एक्सीडेंट में डोरेमोन के कानों को एक चूहे ने कुतर दिया, जिसकी वजह से डोरेमोन को अपने कान खोने पड़े और यही कारण है कि डोरेमोन परमानेंटली चूहों से डरने लगा। अपने कान खोकर जब डोरेमोन नॉर्मैको के पास गया तो वो उस पर हंसने लगी और डोरेमोन को छोड़कर चली गई। इन सब के बाद डोरेमोन काफी उदास हो गया, इसीलिए वो अपने पॉकेट से एनकरेजमेंट पोर्शन निकालकर पीने लगता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी में क्राइंग पोर्शन पी जाता है और वो घंटों तक रोता ही रहता है। वो इतना रोता है कि उसका पीला रंग धुल जाता है और वापस से नॉर्मल ब्लू कलर में बदल जाता है। जापान में एक फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम है
है जहां पर एफ थिएटर यानी फुजिको फुजियो थिएटर के नाम से एक सर्विस चालू है। यप, ये एक सिनेमा हॉल है जहां डोरेमोन की कुछ एक्सक्लूसिव शॉर्ट मूवीज दिखाई जाती है। और एक्सक्लूसिव मतलब समझते हो, ढेर सारे क्रॉसओवर्स। जैसे साल 2011 में डोरेमोन एंड परमैन क्लोज कॉल मूवी की फर्स्ट स्क्रीनिंग एफ थिएटर में की गई, जो कि हाँ परमैन के साथ एक क्रॉसओवर था। 2012 में 21 ईमोन एंड डोरेमोन वेलकम टू होटल सुनेशा। 2013 में सुसुमे रोबोकेत्तो एंड डोरेमोन डिसिसिव बैटल टॉर्नेडो कैसल ऑन द क्लाउड। 2013 में ही डोरेमोन एंड चिंपुई इलायसामास गिफ्ट ऑफ गिफ्ट्स फॉर लव। 2014 में कित्रित्सु एनसाइक्लोपीडिया एंड डोरेमोन कोरो असिस्टेंस फर्स्ट अप्रोच। यस 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 यस, ये हमारे पसंदीदा कित्रित्सु का डोरेमोन के साथ एक क्रॉसओवर था। 2015, 16 और 17 में इन मूवीज के बाद साल 2019 में आई डोरेमोन एंड एफ कैरेक्टर ऑल स्टार्स अ बिग पिंच इन द लूनार रेस। इस मूवी में फुजिको फुजियो के सभी कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर हुआ है। 2020 में डोरेमोन्स बर्थ नोबिता द स्टार के बाद साल 2021 में एक और मूवी आई डोरेमोन एंड एफ कैरेक्टर ऑल स्टार स्लाइटली मिस्टीरियस बुलेट ट्रेन एक्सप्रेस, जो कि अगेन एक अल्टीमेट क्रॉसओवर था फुजिको फुजियो के सभी कैरेक्टर्स का। यदि आप इन सभी मूवीज को देखना चाहते हो तो आपको एफ थिएटर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवीज ना तो किसी अमेरिकन कंट्री में रिलीज हो सकती हैं और ना ही हमारी कंट्री में। इसीलिए इंग्लिश या हिंदी डब तो भूल ही जाओ इनकी, और जापानीज लैंग्वेज सीख कर जापान चले जाओ इन मूवीज को यदि देखना चाहते हो तो। डोरेमोन द लास्ट एपिसोड। फुजिको फुजियो ने 1969 से 1996 तक डोरेमोन का मांगा सीरीज चलाया। इसीलिए डोरेमोन के मांगा सीरीज में टोटल 45 वॉल्यूम्स ही हैं। फुजिको फुजियो ने डोरेमोन का एंड कभी लिखा ही नहीं, और जब साल 1996 में हिरोशी फुजिमोटो की डेथ हुई तो उनके साथ साथ डोरेमोन मांगा सीरीज भी खत्म हो गई विदाउट एनी इट्स प्रॉपर एंडिंग। और इसके क्रिएटर ने इसका एंड नहीं लिखा तो कई सारे फैंस ने अपनी थ्योरीज बनानी शुरू कर दी कि ऐसे एंड होगा डोरेमोन, वैसे एंड होगा डोरेमोन। और एक फैन तो ऐसे निकले जिन्होंने पूरी मांगा ही बना दी डोरेमोन की। जिस फैन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है नोबुओ सातो। नोबुओ सातो ने जो मांगा बनाई उसको लेकर किसी ने फैन मेड एनिमेशन भी बना दिया, जो कि इंटरनेट पर हर जगह हवा की तरह फैलने लगा। इस फैन मेड डोरेमोन एंडिंग में डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है और नोबिता के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो डोरेमोन की बैटरी रिप्लेस कर दे जिससे डोरेमोन की सारी नोबिता से जुड़ी मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी, या फिर फ्यूचर में किसी रोबोटिक्स टेक्नीशियन के किसी इन्वेंशन का इंतजार करे जो डोरेमोन को वापस बिना मेमोरीज डिलीट किए ठीक कर दे। नोबिता दूसरा रास्ता चुनता है और बड़ा होकर खुद वो रोबोटिक्स टेक्नीशियन बनता है जो डोरेमोन को वापस अपने इन्वेंशन से ठीक कर देता है, और उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। ये काफी सेटिस्फैक्टरी एंडिंग है पर ऑफिशियल बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि टीवी आसाई ने भी इस फैन मेड एंडिंग को सराहा, बट एज यू मे नो कि टीवी आसाई के लिए डोरेमोन कितना सारा नोट कमा कर देता है, तो भला वो इसका एंडिंग एपिसोड क्यों ही निकालेंगे। विच मीन्स डोरेमोन का एंड कभी आ ही नहीं सकता। 2-3 फैन मेड एंडिंग्स इंटरनेट पर फैली हुई जरूर हैं, पर कभी ना कभी तो उन लोगों को पता चल ही जाएगा कि वो ऑफिशियल नहीं है बल्कि फैन मेड एंडिंग है, जैसे आप में से कुछ को अभी पता चल गया होगा। एंड अगर आप लोगों को डोरेमोन सहित शिनचैन, कित्रित्सु, पोकेमोन, परमैन एटसेट्रा एनिमे के इमेजिनरी लास्ट एपिसोड्स पढ़ने हैं तो मेरे द्वारा लिखी गई ये बुक खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर। तो ये बुक आपको मिल ही जाएगी, बट यदि आप इंडिया से ही हो तो आई सजेस्ट कि आप इसे notionpress.com की वेबसाइट से खरीदो, जहां आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कूपन कोड का यूज करोगे तो आपको सीधे 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। वेल, इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। डोरेमोन द इंडियन रिलीज। 26 सितंबर 2004 को इंडिया में हंगामा टीवी नाम का एक किड्स चैनल लॉन्च किया गया। ओरिजिनली इस चैनल को यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन ओन करती थी, पर साल 2006 में द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया ने इस चैनल को खरीद लिया। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के खरीदने से पहले ही साल 2005 में हंगामा टीवी ने डोरेमोन को हिंदी डब के साथ ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया था, और जब द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया ने हंगामा टीवी को खरीद लिया उसके बाद उन्होंने डोरेमोन
को आगे भी डब करके एयर करना चालू रखा। हंगामा टीवी पर डोरेमोन के 1979 वाले एपिसोड्स को डब किया गया था एंड इसमें डोरेमोन को अपनी हिंदी वॉइस सोनल कौशल ने दी थी। नोबिता को आकाश आहूजा ने, जो कि शिनचैन के भी फर्स्ट ऑफिशियल हिंदी वॉइस आर्टिस्ट थे। और वक्त के साथ साथ आकाश आहूजा बड़े हो गए और उनकी आवाज चेंज होने लगी, इसीलिए नोबिता को कुछ टाइम के लिए ओजस्विनी गुल ने अपनी आवाज दी और उसके बाद एक लंबे समय तक सिमरन कौर ने नोबिता को अपनी हिंदी आवाज दी। 19 नवंबर 2010 से डिज्नी चैनल पर भी डोरेमोन को हंगामा टीवी वाली हिंदी डबिंग के साथ ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा एंड दिस डे वाज लाइक अ जैकपॉट फॉर मी, क्योंकि हंगामा चैनल हमारे टीवी में बंद था और डिज्नी चैनल खुला हुआ। फिर क्या ब्रो, दिन भर डोरेमोन ही देखते रहते थे, जिसकी वजह से आज आप ये वीडियो देख पा रहे हो। नवंबर 2013 में डोरेमोन के 2005 वाले वर्जन को भी डिज्नी ने हिंदी में डब किया और अपने दोनों चैनल्स पर एयर करना शुरू किया। इस बारी उन्होंने जब इस वर्जन को एयर किया तो इसका नाम सिर्फ डोरेमोन की जगह न्यू डोरेमोन रखा। न्यू डोरेमोन के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट को भी बदल दिया गया। डोरेमोन की आवाज तो 2018 तक सोनल कौशल ही रही, पर उसके बाद ना जाने क्यों उन्हें किसी और के वॉइस के साथ रिप्लेस कर दिया गया। मैं दिल्ली से हूँ और मैं जब डोरेमोन को डब करती थी मैं दिल्ली में डब करती थी। फिलहाल मैं मुंबई में रहती हूँ और जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी तो सिर्फ मेरा कैरेक्टर यानी सिर्फ डोरेमोन मुंबई में डब होता था, बाकी सारे कैरेक्टर्स दिल्ली में डब होते थे। तो ये बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली में ही डब होता था। बट अब क्या हुआ कि पूरा प्रोजेक्ट उठा के दिल्ली से मुंबई आ गया है एंड मुंबई के प्रोडक्शन हाउस में अब ये डब होता है। तो सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना ही पड़ा क्योंकि सारे आर्टिस्ट दिल्ली के हैं, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट मुंबई में हो रहा है तो सारे नए आर्टिस्ट अब मुंबई के आर्टिस्ट इसे डब करेंगे। आई एम श्योर कि दे विल गिव देयर 100%। आई एम श्योर कि वो अपनी पूरी जान लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे इस शो को डब करने के लिए। सो एज यू हर्ड, डोरेमोन के साथ सभी कैरेक्टर्स की आवाज चेंज कर दी गई एंड इस पर सिमरन कौर ने कहा, मैंने नोबिता की डबिंग करीब 10 साल की है, हजारों एपिसोड्स, बहुत सारी मूवीज के लिए डब किया है। देन आई गॉट सिलेक्टेड इन अ सीरियल। तो जब मुझे पता चला, मैंने एक सीरियल का ऑडिशन दिया था और मैं उसके लिए सिलेक्ट हो गई। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सीरियल मिल गया था तो मैं नोबिता को छोड़ना चाहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरा ये मानना था कि ठीक है, मुझे सीरियल के साथ साथ नोबिता की डबिंग भी करनी थी। तो मेरी ऐसी बात हुई और ये डिसाइड हुआ कि मैं मुंबई के स्टूडियो में नोबिता की डबिंग करना कंटिन्यू करूँगी। तो डिसाइड हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि नोबिता की वॉइस चेंज हो गई है। चले मतलब नोबिता की वॉइस चेंज कर दी गई विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग मी। किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। आई वाज शॉक्ड। और जब तक मैं कुछ कर पाती, इट वाज गॉन। सुनियो के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट वजाहत हसन ने भी अपनी तरफ से फैंस के साथ रीजन शेयर करते हुए कहा कि सुनियो मैं हमेशा था, हूँ और रहूँगा। डोरेमोन इन्होंने ज़रूर मुझसे छीन लिया है, लेकिन कोई बात नहीं यार। मुझे लगता है कि 15 साल इन्वेस्ट किया है मैंने डोरेमोन में, तो वो खिताब भी, वो टाइटल भी मुझसे कोई ले नहीं सकता। इनफैक्ट हमसे कोई नहीं ले सकता। चाहे डोरेमोन की आवाज़ सोनल की जगह कोई और दे, सुनियो की आवाज़ मेरी जगह कोई और दे, हम लोग ही ओरिजिनल वॉइसेस रहेंगे क्योंकि आपने बनाया, आपके प्यार ने बनाया है। साल 2017 की शुरुआत में डिज्नी चैनल ने 1979 डोरेमोन को कुछ समय के लिए दोबारा ब्रॉडकास्ट किया क्लासिक डोरेमोन के नाम से, जो आई नो मेरे साथ आप सभी का भी मोस्ट फेवरेट वर्जन है। 1 जनवरी 2018 से हंगामा टीवी पर डोरेमोन एयर नहीं हो रहा और अब सिर्फ एक्सक्लूसिवली डिज्नी चैनल इंडिया पर ही आप डोरेमोन को देख सकते हो। हाँ, जब कभी डोरेमोन की कोई मूवी रिलीज होती है तो उसे डिज्नी चैनल के बाद हंगामा टीवी पर भी जरूर दिखाया जाता है। डोरेमोन के इंडिया में आने के ठीक 5 साल बाद यानी साल 2010 में इसकी पहली हिंदी डब्ड मूवी को टीवी पर प्रीमियर किया गया और वो मूवी थी डोरेमोन नोबिता's लिटिल स्पेस फॉर। तुम सब ध्यान से आना। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है। यहाँ नीचे एक कमरा है। ये तो बहुत नीचे है नोबिता।
ये बहुत अच्छी जगह है सुनियो। अब डोरेमोन ने चूज की है तो ये जगह अच्छी ही होगी। और उसके बाद तो धड़ाधड़ करके 28 मूवी को हिंदी डब के साथ टीवी पर प्रीमियर किया गया। मुझे आज भी याद है जब डोरेमोन की 2 मूवीज को थिएटर में रिलीज किया गया था, पर हम तो इत्थू से बच्चे थे, भला थिएटर जाते कैसे, पता नहीं ये हमारे लिए रिलीज हुए थे या बड़ों के लिए। खैर जो भी हो, इन थिएट्रिकल रिलीज से आप इतना तो जान ही सकते हो कि इंडिया में किस लेवल तक डोरेमोन बच्चे तो बच्चे बड़ों के दिलों में भी समाया हुआ है। एक फन फैक्ट सुनो, यदि आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि 1979 डोरेमोन के सीजन 2 एपिसोड 11 में निंजा हथौड़ी का एक कैमियो दिखाया गया है। पर ये तो तुम्हारी सबसे मनपसंद कॉमिक बुक है। कॉमिक बुक जरा देखूं तो, मुझे पढ़ने दो। ये है हैटोरी द निंजा। बहुत बढ़िया कॉमिक है। डोरेमोन द कंट्रोवर्सीज, साल 2016। पीटीआई आपको गो डोरेमोन गो के नारे भी लगाएगी। अच्छा, मैंने भी कार्टून देखा और एक्चुअली मतलब बड़ी बकवास किस्म का कार्टून है। खास तौर पे ऐसे कार्टून जो कि हिंदी डबिंग में पेश किए जा रहे थे। इन एनिमेटर से राब्ता करना चाहिए अगर उन्होंने डोरेमोन को रिप्लेस कर। ये जो सारे कार्टून्स अगर आप देखते हैं तो जो पाकिस्तान में चलते हैं वो हिंदी में डब्ड होते हैं। पीटीआई जो कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने डोरेमोन, छोटा भीम एटसेट्रा जैसे कार्टून शोज को बैन कर दिया। द रीजन वाज हिंदी। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में इंडिया द्वारा डब किए गए डोरेमोन को एयर किया जाता था, पर पाकिस्तान की पीटीआई पार्टी को जब कोई ढंग का रियलिस्टिक मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने बच्चों के कार्टून को पकड़कर कहा कि बच्चे इन कार्टून शोज को देखकर उर्दू भूलते जा रहे हैं, इनको बैन किया जाए। और बस अब 1-2 कार्टून्स को तो बैन नहीं किया जा सकता था ना, इसीलिए साल 2016 में पाकिस्तान में डिज्नी चैनल, हंगामा टीवी, पोगो, डिज्नी XD सारे किड्स चैनल को बैन कर दिया गया, बस कार्टून नेटवर्क को छोड़कर। आई नो कि आप लोग सोच रहे होगे, अबे इस चैनल पर क्या हिंदी शोज नहीं आते थे, फिर काहे को बैन नहीं किया, अजीब सरकार यार। खैर फिलहाल 2023 की बात करें तो डिज्नी XD, हंगामा टीवी जैसे चैनल वापस से पाकिस्तान में चालू हैं। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी डोरेमोन को एयर करने वाले चैनल्स को बैन कर दिया था। उनका लॉजिक ये था कि डोरेमोन को देख देख कर यहाँ के बच्चे भी उसी के जैसे हो जाएंगे। चाइना एंड दूसरे कुछ देशों में भी पेरेंट्स की सेम कंप्लेंट्स के कारण डोरेमोन को बैन कर दिया गया। और पता है इंडिया में भी कई बार नाकाम कोशिश की गई डोरेमोन को बैन करने की। यहाँ भी पेरेंट्स का सेम कंसर्न था कि उनके बच्चों पर नोबिता के हैबिट्स डेवलप हो जाएंगे। इंडिया में डोरेमोन के फैंस ने डोरेमोन को कभी बैन होने ही नहीं दिया, उल्टा इंडिया में डोरेमोन को 2 बार किड्स चॉइस ऑफ द ईयर अवार्ड दिलाया गया। सोचो यार, एक जापानीज एनिमेशन सीरीज से इतना प्यार। डोरेमोन द लॉस्ट मीडिया। डोरेमोन की कई मीडिया आज इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है जो लॉस्ट मीडिया के कैटेगरी में आते हैं। ये पोस्टर देखो, इसे ताइवान की एक एनिमेशन स्टूडियो कक्कूस नेस्ट स्टूडियो ने निकाला था। बेसिकली ये डोरेमोन का एक थिएट्रिकल फिल्म के रिलीज का पोस्टर है। इस फिल्म का नाम था डोरेमोन द रोबोट वॉर। आज के समय में कक्कूस नेस्ट स्टूडियो को वैंग फिल्म्स प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इस स्टूडियो ने कई बड़े बड़े एनिमेशन सीरीज पर काम किया है, जैसे हन्ना बारबेरा ने इनसे टॉम एंड जेरी और व्हाट अ कार्टून के भी कई एपिसोड्स बनवाए थे। यदि आप व्हाट अ कार्टून के बारे में नहीं जानते तो करेज द कावर्डली डॉग का ये वीडियो जरूर देख लेना। डिज्नी चैनल ने भी इस स्टूडियो से कुछ शोज को प्रोड्यूस करवाया था, जैसे डक टेल्स, द न्यू एडवेंचर ऑफ विनी एंड पू, टीमोन एंड पुम्बा, अमेरिकन ड्रैगन जेक लॉन्ग के 14 एपिसोड्स, फिनियस एंड फर्ब, फिश होक्स एटसेट्रा। और इन सभी शोज पर काम करने से पहले इस स्टूडियो ने कुछ अनऑथोराइज्ड एनिमेशंस बनाए थे, जिसमें से एक था डोरेमोन द रोबोट वॉर, जिसे इन्होंने अपने एरिया में थिएटर्स में 12 फरवरी 1983 को रिलीज किया। बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्म ना करने के कारण इस मूवी को कहीं और रिलीज नहीं किया गया और डोरेमोन के इस मूवी की गिनती लॉस्ट मीडिया में होने लगी। इसका छोटा सा क्लिप आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, जिसे सुन चांग नाम के बंदे ने फर्स्ट टाइम फेसबुक पर अपलोड किया था। सुन चांग का कहना था कि इस मूवी की कैसेट उसके पापा ने एक DVD स्टोर से खरीदी थी, क्योंकि 1980s के मिड में डोरेमोन की ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जिसे लोग पायरेसी करके DVD में देखते थे। ऐसा ही कुछ सेम केस है अल्बर्ट एंड सिडनी के साथ। Look, a propeller on top of your hat. Albert and Sydney.
CINAR यानी सिनार के द्वारा डब किए गए इस डोरेमोन में डोरेमोन को अल्बर्ट, नोबिता को सिडनी, जियान को बीस्टर, सुनियो को रिक्की एंड शिजुका को लूसी नाम दिया गया था। साल 2020 में अल्बर्ट एंड सिडनी के ओपनिंग म्यूजिक कंपोजर ने ये रिवील किया कि हाँ, अल्बर्ट एंड सिडनी के लिए उन्होंने जापानीज ओपनिंग सॉन्ग से एकदम अलग खुद से अल्बर्ट एंड सिडनी के लिए एक ओपनिंग सॉन्ग बनाया था, जिसे उन्होंने गूगल ड्राइव के थ्रू पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया, जो कि बाद में इंटरनेट पर हर जगह फैल गई। इस ओपनिंग एंड कुछ इमेजेस के अलावा अल्बर्ट एंड सिडनी का कोई भी एपिसोड आप इंटरनेट पर नहीं देख सकते, विच मीन्स कि अल्बर्ट एंड सिडनी भी डोरेमोन का एक लॉस्ट मीडिया बनकर रह गया। डोरेमोन दी ओनली बचपन का प्यार। 1979 के बाद सो मैनी थिंग्स हैपेंड विद डोरेमोन, बट इस पूरी जर्नी में फुजियो के साथ क्या क्या चीजें हुई ये सोचा आपने? वेल 1987 में फुजियो ने अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी ताकि वो अलग अलग अपने सोलो प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें। और जब इन्होंने अपनी पार्टनरशिप तोड़ी उसके बाद जितने भी मांगा हिरोशी फुजिमोटो ने बनाए उन्हें उन्होंने फुजिको एफ फुजियो के नाम से पब्लिश किया, और जितने भी मांगा एबिको मोटो ने बनाए उसे उन्होंने फुजिको फुजियो ए के नाम से पब्लिश किया। एबिको मोटो के अनुसार उन्होंने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप इसलिए खत्म कर दी थी क्योंकि हिरोशी फुजिमोटो लिवर कैंसर और हार्ट डिसीजेस से जूझ रहे थे, एंड फुजिमोटो और एबिको दोनों की इच्छा फुजिमोटो की मृत्यु से पहले कॉपीराइट एंड फाइनेंसिस के मुद्दों को निपटाने की थी। वेल इस पार्टनरशिप के टूटने के 10 साल बाद यानी साल 1996 में हिरोशी फुजिमोटो या फिर यूं कहें कि फुजिको एफ फुजियो की लिवर फेलियर के कारण मृत्यु हो गई। आगे चलकर साल 2006 में टीवी आसाही ने फुजिको फुजियो के लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर रिलीज की जिसमें उनके पूरे जीवन का सार बताया गया। उसके बाद साल 2011 में फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम भी बनाया गया जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड आखिर में 7 अप्रैल 2022 को मोटो एबिको यानी फुजिको फुजियो ए की भी उनके अपने ही घर में मृत्यु हो गई। एंड दिस होल वर्ल्ड लॉस्ट 2 legendary personalities who filled our childhood with so many happiness with their creations. Just a heartful thanks to Fujiko Fujio.